Hello everyone. I hope you are well and good. This is Imran Basha and I am an acupuncturist and a physiotherapy student. So this is a general introduction class for beginners who are practicing acupuncture or any paramedical students for them. So I am going to teach like basic anatomy to how can we recognize the surface area or any parts of the body, so we can discuss that. So introduction to basics of acupuncture and also the Chinese medicine. I to explain how it works and what is the origin and how it developed. So for further classes I'll explain that, and this is a just introductory class and about the human anatomy and acupuncture. तो इस क्लास में हम लाइक बेसिक कंटेंट्स हम पढ़ेंगे. सो इतना डीप डिस्कस तो नहीं करेंगे. सो जनरली हम पता लगाएंगे कि क्या एक्यूपंक्चर क्या होता है और उसको कैसे क्लिनिकल वे में अप्लाई करते हैं और इसका एक्चुअल हिस्ट्री क्या होता है. आल्सो द जनरल एनाटॉमी. तो बेसिक इंट्रो टू TCM, a healing technique that stimulates specific points on the body using the fine needles. सो जनरली एक्यूपंक्चर क्या होता है कि एक फाइन नीडल्स होते हैं जो स्टरलाइज होते हैं, तो बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट्स पे जस्ट नीडलिंग करते हैं या तो प्रेशर देते हैं, तो वो स्टिमुलेट करता है. बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट जैसे होम्योस्टासिस हो गया, तो उसके ज़रिए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और उसके तरफ से फीडबैक मिलेगा कि बॉडी को हीलिंग एक्टिवेट हो चुका है. तो ऐसा कुछ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है और उसका फ़िलॉसफी भी और हम डिस्कस करेंगे. तो ये बेसिक है और इसका ओरिजिनेटेड ओवर 2500 ईयर्स अगो इन चाइना. 2500 साल पहले इसका ओरिजिन हुआ था और इसका हिस्ट्री भी जैसे हुआंगदी नीजिंग बुक के ज़रिए और जैसे उस ज़माने के किंग्स और राजास होते हैं और वहाँ से लेकर इसको ट्रेडिशन को फॉलो किया है. तो ऐसा कुछ हिस्ट्री है और जब भी मैं TCM का अलग ही पार्ट करूँगा उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा. और इसका क्या इम्पोर्टेंस है एक्यूपंक्चर का, जैसे एम्स टू बैलेंस द फ्लो ऑफ ची. जैसे आपको पता है सिंबल ऑफ यिन एंड यांग, तो उसको बैलेंस करना ही इसका प्राइमरी कॉन्सेप्ट होता है. जैसे ह्यूमन में जैसे मेडिकली अगर प्रूव करना हो तो होम्योस्टासिस जैसे मैं मानकर चलता हूँ, और जैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट भी होते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हार्ट बीट ज़्यादा हो गया तो वेगस नर्व्स को कंट्रोल कर लेता है. जैसे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे अंदर काम करते हैं ना, जैसे ब्रेन भी ऐसा ही कमांड करता है बॉडी को, और बॉडी भी ऐसे नेचुरली सिस्टम वाइज काम करता है. उस सिस्टम को बैलेंस करने का काम ही एक्यूपंक्चर का होता है. जैसे इस पर कॉन्सेप्ट है जैसे ची का मतलब है विटल एनर्जी. जैसे मेन एनर्जी होता है हमारे बॉडी के अंदर थ्रू द मेरिडियंस. जब भी मैं मेरिडियंस का क्लास लूँगा उस मेरिडियंस कैसे ओरिजिनेट हुए और मेरिडियंस में क्या फ़्लो होता है, कितने मेरिडियंस हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे. जस्ट इतना याद रखिए कि मेरिडियंस में ची लाइक फोर्स, विटल फोर्स, एनर्जी फ़्लो होता है और उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है एक्यूपंक्चर में. और नेक्स्ट, मॉडर्न साइंस शोस एक्यूपंक्चर अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी एंड इम्यून सिस्टम. जैसे मैंने बताया कि एक्यूपंक्चर जहाँ भी आप एक्टिवेट करेंगे, जैसे प्रेशर देंगे, तो नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है. जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, तो ब्रेन को काम करेगा और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ एक्टिवेट करेगा और रिलीज़ करेगा, और जैसे स्ट्रेस फ्री भी हो जाएगा थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम टू. जैसे ची का मतलब होता है जैसे ब्लड फ्लो भी हम मान सकते हैं. एक्यूपंक्चर क्या करता है कि ब्लड फ्लो को पुश करता है डिफिशिएंसी या तो एक्सेस टाइम में, तो उसको पुश करता है या तो उसको कंट्रोल करता है.
थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हार्ट भी जैसे ऑर्गन्स भी कनेक्टेड होते हैं, मैं वो बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और इम्यून सिस्टम तो, और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ तो इम्यून सिस्टम से ही होता है। जैसे पेन या तो इन्फ्लेमेशन या तो कोई जितने भी पेन रिलेटेड कंडीशंस हो, उसी के ज़रिए वो कंट्रोल करता है। वाई एनाटमी मैटर्स इन अक्यूपंक्चर। सो जितने भी अक्यूपंक्चरिस्ट या तो प्रैक्टिस करें या तो बिगिनर्स होते हैं, द मेन कॉन्सेप्ट उसमें होना चाहिए कि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। सो एनाटमी मोर इम्पोर्टेंस देता है। जैसे कहीं पर भी एक्यूपंक्चर का पॉइंट हो, उसको सेलेक्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट द पॉइंट, सो बिकॉज वी डोंट नो what exactly the location, where is the nerve and where is the vein, and what depth can we can needle, कितना डेप्थ हम नीडलिंग कर सकते हैं। ये सब हम बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसी के लिए हमको सरफेस एनाटमी या तो जनरल एनाटमी या तो ग्रॉस एनाटमी, इसका एटलीस्ट 50 to 60% तो आइडिया रहना चाहिए। क्यों इम्पोर्टेंस करता है कि सेफ्टी, बेसिकली सेफ्टी होता है अवॉइड क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स वेजल्स एंड नर्व्स। जहाँ भी हम एक्यूपंक्चर नीडलिंग करते हैं तो वहाँ पर कोई भी ऑर्गन हो जाएगा, या तो नर्व या तो ब्लड वेजल्स या तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम डैमेज नहीं कर सकते, उसको हम पंक्चर नहीं कर सकते। तो इसीलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंस, सेफ्टी इज़ द प्राइमरी इम्पोर्टेंस। एंड प्रिसिशंस माने लाइक करेक्ट नीडलिंग डेप्थ एंड डायरेक्शन डिपेंड ऑन एनाटॉमी। जैसे एक्यूपंक्चर में एक टेक्निक होता है, जैसे डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट करता है। जैसे मसल्स ज़्यादा हो गया, वहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इंसर्ट करते हैं नीडल को, या तो लाइक स्कार्प एरिया में हम स्लैंटिंग वाइज लाइक सैंडविच नीडलिंग करते हैं, तो वहाँ पर हम हॉरिजेंटली हमको नीडलिंग करना पड़ता है, तो उसका अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो जितने भी लाइक अब्डोमिनल एक्यूपंक्चर में हम देखें तो वहाँ पर हम मोर देन 1 इंच हम नीडलिंग नहीं कर सकते। ऑब्वियसली 1/2 चून या तो 1 चून ही बेसिकली हम नीडलिंग करते हैं, लेकिन क्योंकि इंटरनल विजरास जो होते हैं, अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम डैमेज नहीं कर सकते, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमको एनाटॉमिकली हम जानना चाहिए कि कहाँ कौन से लेवल में ऑर्गन सिचुएटेड है और कौन से लेवल में कौन सा नर्व या तो वेन आर्टरीज हमको मालूम रहना चाहिए कि नीडल जाकर उसको डैमेज ना करें। सो नेक्स्ट होता है इफेक्टिवनेस, नोन विच सिस्टम ईच पॉइंट इन्फ्लुएंसेस मसल्स नर्व फेशिया एंड ऑर्गन्स। तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक्यूपंक्चर पॉइंट LI4 एक एक्यूपंक्चर पॉइंट है, तो वहाँ पर नीडलिंग करने पर उसका इफ़ेक्टिवनेस क्या है, तो किस डेप्थ तक उसका इफ़ेक्ट हमें पहुँच रहा है। लाइक मसल्स में हम इंसर्ट किया, या तो नर्व लेवल में इंसर्ट किया, तो फेशिया लेवल में इंसर्ट किया, या तो ऑर्गन लेवल में, और उसका इफ़ेक्टिव क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको हेडेक हो गया, LI4 लगा दिया, सो उसका नीलिंग करने पर उसका इफ़ेक्टिवनेस हेडेक को कम करना होता है। सो ईच पॉइंट इन्फ्लुएंसेस, लाइक एक एक पॉइंट को भी मसल को इन्फ्लुएंस करने, या तो नर्व को इन्फ्लुएंस करने, या तो फेशिया या तो ऑर्गन। सो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, वो मैं डीप में जब एक्सप्लेन करूँगा तो वो क्लास में हम समझेंगे। द बॉडीज लेयर फ्रॉम स्किन टू ऑर्गन। सो बॉडीज लेयर स्किन टू ऑर्गन का मतलब, तो स्किन और सबकुटेनियस टिश्यू, फेशिया, मसल, ऑर्गन एंड कैविटीज़। सो स्किन में क्या होता है, स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है और उसमें सेंसरी नर्व्स एंड पोर्स रहते हैं, सेबेस्टियन ग्लैंड्स और जो भी लाइक स्वेट सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, तो ऐसा कुछ सरफेस लेवल में होते हैं। और सबकुटेनियस टिश्यू में फैट एंड स्मॉल वेजल्स, एंड फेशिया में कनेक्टिव टिश्यू एंड व्रैप्स एंड मसल्स ऑन ऑर्गन्स, एंड मसल्स में मेजर लेयर वेयर मोस्ट नीडल रेस्ट। सो तो उसका मेजर लेयर होता है, सो मसल्स के अंदर हम एक्टिवेट भी कर सकते हैं नीडलिंग को ट्विस्ट एंड ट्विरलिंग करके, और उसको टोनिफाई या तो सेडेट करके।
तो मसल्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। एंड ऑर्गन एंड कैविटीज़ में डीप स्ट्रक्चर्स अवॉइड अनलेस ट्रेंड। तो अगर ऑर्गन लेवल तक आप नीडलिंग कर रहे हैं तो उसको हम अवॉइड करना है। तो कैविटीज़ लेवल, जैसे हार्ट है उसका एक कैविटी होता है, लाइक पल्मोनरी कैविटी, और लाइक कार्डियक कैविटी, जैसे ऐसे कैविटीज़ होते हैं, तो वहाँ उस लेवल तक हम नीडलिंग नहीं करना है। तो बहुत ही ट्रेंड प्रोफेशनली उसको नीडलिंग करते हैं। नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स। Acupuncture points often lie near nerve branches and blood vessels. Acupuncture points जहाँ भी लोकेशन है तो वो नर्व्स के नज़दीक या तो लाइक ब्लड वेजल्स के नज़दीक या तो वेन्स के नज़दीक ही होता है मोस्ट ऑफ द ऑल द टाइम। सो उसको हम डिस्प्लेस करके हम नीडलिंग करना सीखना है। तो उसका भी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमको एनाटॉमी आना चाहिए। और स्टिमुलेशन सेंड सिग्नल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, जैसे मैंने बताया जो भी एक्यूपंक्चर पॉइंट आप नीडलिंग करेंगे उसका मेकानिज़म ऐसा होता है कि CNS जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है, और फिर ब्रेन से फिर हमें कमांड मिलता है या तो हमें फीडबैक मिलता है, जैसे yin and yang को बैलेंस करने के लिए। थोड़े हार्मोन्स एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन या तो डोपामाइन ऐसे कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है, तो बॉडी को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, या तो हीलिंग प्रॉपर्टी जैसे ऑटो इम्यूनिटी जो होते हैं उसको बूस्ट अप करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट है। और मॉड्यूलेट्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग द वेगस नर्व। सो एक्यूपंक्चर में मेरे हिसाब से वेगस नर्व का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितने भी वेगस नर्व के ब्रांचेस हैं, और जैसे स्पाइनल ब्रेन से लेकर मेडुला से लेकर पॉन्ड से लेकर, और जो भी ब्रांचेस ऑर्कुलर तक कनेक्टेड हैं, ऑर्कुलर से लेके, और जैसे SCM मसल्स एंड कार्डियक मसल्स एंड जैसे लंग्स को और लिवर को, स्टमक, और जितने भी ऑर्गन्स हैं इंटरनल ऑर्गन्स उन सबको कनेक्टेड है, तो वेगस नर्व को भी एक्टिवेट करने का काम करता है। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं वेगस नर्व का अलग ही एक लेक्चर लूँगा, उसमें वेगस नर्व का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और एक्यूपंक्चर कैसे उसको कनेक्टेड है, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड एक्यूपंक्चर से इम्प्रूव्स लोकल ब्लड फ्लो एंड हीलिंग, जैसे एक्यूपंक्चर करने पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ होता है। इसमें बेसिक मेरिडियन कॉन्सेप्ट हैं, जैसे 12 प्राइमरी मेरिडियंस कनेक्ट ऑर्गन्स एंड लिम्स। जितने भी मेरिडियंस हैं वो ओरिजिन कहाँ से होते हैं और कहाँ एंड होते हैं, और कितने ऑर्गन्स हैं, और उतने ऑर्गन्स के रिलेटेड मेरिडियंस भी हैं। तो उस मेरिडियंस का मेन रोल होता है इसको ची को फ्लो करना प्रॉपर डायरेक्शन में। अगर उधर इधर भी जैसे इम्बैलेंस हो गया तो आपको पैथोजेंस रिलीज़ होंगे, जैसे बॉडी बॉडी कांस्टेंट फ्लो में नहीं रहेगा, मतलब कुछ डिजीज़ अटैक हुआ है, कुछ डिसऑर्डर अटैक हो, ये चाइनीज़ मेडिसिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से है। और ची फ्लोज थ्रू मेरिडियंस टू मेंटेन हार्मनी। हार्मनी का मतलब इक्वालिटी। सो यिन एंड यांग जो सिंबल होता है, जैसे यिन एंड यांग को उस बैलेंस में रखने का काम ची का होता है। तो यिन एंड यांग अगर इन ज़्यादा हो गया तो यांग एक्सिस हो गया, तो इसका भी कुछ पैथोजेंस होते हैं, उसके रिलेटेड डिजीज़ या डिसऑर्डर्स रहते हैं, तो उसको बैलेंस करने का काम थ्रू एक्यूपंक्चर से होता है। ईच हैज़ ए yin पेयर एंड yang पेयर, लाइक फॉर एग्जांपल लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो लंग एक चैनल होता है, लंग इंटरनली जो भी ऑर्गन्स रहते हैं वो yin ऑर्गन्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल लंग्स स्टोर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन एलिमिनेट करता है, सो लार्ज इंटेस्टाइन स्टोर नहीं करता। सो जो भी स्टोर करने वाले ऑर्गन्स रहते हैं उसको yin ऑर्गन्स कहते हैं, और जो भी एलिमिनेट करने वाले, एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गन्स जो होते हैं उसको यांग ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन। और डिसरप्शन कॉजेस डिजीज़, एक्यूपंक्चर रिस्टोर्स फ्लो। जैसे मैंने बताया, अगर yin या तो yang एक्सेस हो गया
फॉर सपोज यंग एक्सेस हो गया, आपको हेडेक हो गया और हीट बढ़ गया बॉडी पर, तो उसको रिस्टोर करने का काम एक्यूपंक्चर का होता है। जैसे हीट बढ़ गया तो हम जैसे वाटर पॉइंट एक्टिवेट करते हैं, लाइक सन पॉइंट एक्टिवेट करते हैं, तो उसको बैलेंस करते हैं ऑर्गन लेवल में। तो यहाँ पर जब मेन टॉपिक शुरू होता है एनाटॉमी का, सो व्हाट इज़ एनाटॉमी, द मीनिंग, द बेसिक मीनिंग हम जान लेंगे, उसके बाद हम डीप डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास से। जो से बिगिनर के लिए है, इतना स्लो एंड स्टडी में हम पता लगाएंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होता है। सो एनाटॉमी का मतलब द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी कैसे बना है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। सो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे हेड है, या तो लिम्स हैं, या तो ट्रंक है और फीट। सो इसका स्ट्रक्चर लाइक ह्यूमन इज़ आल्सो एनिमल। सो लाइक ह्यूमन का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पर इमेज में आप चेक कर सकते हैं। इसको इसका एक स्ट्रक्चर है, जैसे ऊपर हेड है और थोड़ा नीचे आने पर उसका नेक होता है, तो उसका हैंड होता है। इसका स्ट्रक्चर, फिज़िकल स्ट्रक्चर, और वो कैसे बना है, तो बोन्स के ज़रिए बना है, या वेन्स के ज़रिए, या ब्लड और वेन्स, आर्टरीज, ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, कैसे बना है, इसका फिज़िकल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये बेसिक मीनिंग है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कैसे ह्यूमन बॉडी बना है। सो इसका बेसिक अंडरस्टैंड है कि हाउ बॉडी इज़ बिल्ड, सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। हाउ इट वर्क्स का तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे फिजियोलॉजी हो गया, तो एनाटॉमी में जैसे कैसे बना है उसको पता लगाएंगे। इसमें कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड सरफेस एनाटॉमी एंड क्लिनिकल अप्लाइड एनाटॉमी। सो ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स विजिबल टू द नेकेड है, जो हमको दिख रहा है। जैसे ग्रॉस एनाटॉमी में जैसे हार्ट हमको दिख रहा है, तो वो कैसे बना है, जैसे हार्ट में क्या क्या होते हैं, कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, कितने एओर्टास होते हैं, तो ये हमको दिख रहे हैं, तो ये ग्रॉस एनाटॉमी होगा। जैसे अपेक्स ऑफ द हार्ट, जैसे ऊपर में क्या कौन से आर्टरीज जा रहे हैं, तो ये ग्रॉस एनाटॉमी हो गया। जैसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में जैसे डीप लेवल तक हम जाएंगे, जैसे मस्कुलर फाइबर का एक इमेज है, तो मज़ल्स तो हम जानते हैं, जैसे हम नॉर्मली ये मज़ल्स आप देख रहे हैं, ये हो गया ग्रॉस एनाटॉमी, जैसे हमको पता है ये मज़ल है, तो मज़ल के अंदर क्या है, तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मज़ल के अंदर, अंदर के अंदर लेके डीप सेल्यूलर लेवल तक हम खोज करेंगे, तो मज़ल फाइबर्स, माइटोकॉन्ड्रियन एंड सार्कोलेमा जैसे एक लेयर्स होते हैं, तो उसमें जितने भी लेयर्स या तो सेल्स और फाइबर्स कितने भी थिक फिलामेंट्स होते हैं, जैसे मायोसिन हो गया, तो ये सब डीप लेवल स्ट्रक्चर का हम जानने के लिए उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। तो यही इसका ग्रॉस एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का डिफरेंस। तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड सरफेस एनाटॉमी। डेवलपमेंटल का मतलब एम्ब्रियो है, जैसे डेवलपमेंट फीटस कैसे डेवलप होता है, और फीटस से बच्चा कैसे बनता है, और बच्चे से फिर एक ह्यूमन कैसे डेवलप होता है एम्ब्रियो में, तो इसको लाइक डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे सरफेस एनाटॉमी में अब नेक्स्ट इमेज आप चेक कर सकते हैं कि एक क्लाविकल है, मैन्यूब्रियम है, और बॉडी का स्टर्नम है, साइफाइड प्रोसेस। ये हम देखकर पता चल रहा है कि ये सरफेस लेवल में ये जैसे पर्टिकुलर लेवल में ये बोन फिक्स है। जैसे हम नॉर्मली बॉडी हम चेक करेंगे तो यहाँ पर जो इस लेवल में क्लाविकल होगा, इस लेवल में मैन्यूब्रियम होगा, और इस लेवल में आपको स्टर्नम मिलेगा, ऑक्साइफॉइड प्रोसेस मिलेगा, और इंटरकोस्टल्स मिलेंगे, और निप्पल लेवल तक आपको फोर्थ लेवल ऑफ इंटरकोस्टल मिलेगा। ये सरफेस एनाटॉमी है। जब भी आप डायग्नोस करेंगे और बॉडी को पैल्पेट करने का एक प्रोसीजर होता है, तो उस सिचुएशन में हमको सरफेस एनाटॉमी में बहुत ही
डीप लेवल तक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन डालने का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे ग्लूटियस मसल्स में हम इंजेक्शन डालते हैं, तो उस समय हमको सरफेस एनाटॉमी पता रहना चाहिए कि वहाँ पर सायाटिका नर्व कहाँ पर आएगा और उसको हम डिस्प्लेस करके कहाँ पर हम इंजेक्शन डालेंगे। तो ऐसा कुछ एग्जांपल है। और क्लिनिकल एंड अप्लाइड एनाटॉमी, जैसे मैंने बताया, applied anatomy is the study of the body structure in their context to understand disease and perform medical procedures. Any medical procedures, like for example acupuncture ही ले लो आप। आपको सरफेस एनाटमी आपको डीप जैसे नॉलेज बहुत कम है, तो आपको बहुत ही मुश्किल होगा कि पॉइंट सिलेक्शन करने में, तो इसका बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसीलिए सरफेस एनाटमी एटलीस्ट हमको पता रहना चाहिए। And bridging the gap between the basic anatomical knowledge and its practical application in patient care. So जब भी आप प्रैक्टिकल थियोरेटिकल नॉलेज को लेकर प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे, तो उसको थियोरेटिकल आपको फाउंडेशन आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक ह्यूमन में जितने भी सेल्स होते हैं, सेल से लेकर टिश्यू, टिश्यू से लेकर ऑर्गन एंड ऑर्गन से लेकर बॉडी, जो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो कहाँ से शुरुआत हुआ है ह्यूमन बॉडी और कहाँ एंड हुआ है। जैसे केमिकल लेवल में एटम्स होते हैं, जैसे आपको 12th में पढ़ा होगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड वाटर, प्रोटीन्स। तो ऐसा केमिकल लेवल से शुरुआत। और सेल्यूलर लेवल, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें कितने सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, और नर्व सेल्स के अलग होते हैं, मसल सेल अलग होते हैं एग्जांपल। तो सेल्यूलर लेवल तक हो गया। और उसके बाद टिश्यू, ऑल द cells combine together and form a tissue. So tissue level तक बन गया, और सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर, सेम टाइप ऑफ सेल्स बन गया, तो उसे टिश्यू लेवल। और ऑर्गन लेवल, टिश्यू से लेकर फिर ऑर्गन। टिश्यूज आप जानते हैं ना, जैसे टिश्यू से लेकर ऑर्गन्स बनते हैं। तो उसके बाद फिर सिस्टम बनते हैं, जैसे ऑर्गन सिस्टम बनता है। सो ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, सो जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, तो कार्डियक सिस्टम हो गया, हेपाटिक सिस्टम हो गया, जैसे सिस्टम्स बनते हैं, जैसे ऑर्गन बनते हैं। और ऑर्गेनिज्म लेवल, ऑल सिस्टम कंबाइंड ह्यूमन बॉडी। इतने सारे सिस्टम्स को लेकर आप कंबाइन करेंगे तो ह्यूमन बॉडी बनेगा। जैसे केमिकल लेवल से लेकर और ऑर्गेनिज्म लेवल तक पूरा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसी को हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। मेजर सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। इसका काम होता है सपोर्ट करना या तो प्रोटेक्शन करना, और उसमें जैसे बोन्स एंड जॉइंट्स। और मस्कुलर लेवल में मूवमेंट एंड मसल्स एंड टेंडन्स। सो उसका काम होता है मूवमेंट देना, और जैसे मसल्स और टेंडन्स होते हैं। और नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड नर्व्स होते हैं, उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। विदाउट ब्रेन एंड नर्व्स हम मसल्स भी काम नहीं करेंगे। तो नर्व्स एंड ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्ट एंड, जैसे हार्ट होता है, हार्ट इज़ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हार्ट पंप करना पड़ता है, फिर ग्राउंड लेवल तक आके फिर ऊपर को पुश करना पड़ता है, जैसा ऐसा कुछ सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट एंड वेसल का काम होता है ये। और रेस्पिरेटरी, गैस एक्सचेंज, लंग्स एंड ट्रैंकिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का, लाइक स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जो जितने भी हम खाना खा रहे हैं या तो फूड हम इनटेक कर रहे हैं, तो उसको प्रोटीन्स को अलग करके और या तो विटामिन्स को अलग करके जितना भी काम होता है स्टमक और इंटेस्टाइन का काम होता है डाइजेस्ट करके, और जितना भी अच्छा केमिकल्स होते हैं बॉडी में सर्कुलेट करने का काम और एक्सक्रीट करने का काम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होता है, जैसे यूरिनरी और किडनीज एंड ब्लैडर का होता है। सो रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, सो ये यूरिनरी सिस्टम का होता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे न्यू लाइफ, अगर न्यू लाइफ आपको प्रोडक्शन करना है, जैसे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, जैसे आप देख रहे हैं ओवरीज एंड टेस्टिस, इसका काम होता है। स्पर्म का काम होता है। और एंडोक्राइन हार्मोनल कंट्रोल,
जैसे जितने भी ग्लैंड्स होते हैं इसमें हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। और इंटिगोमेंटरी सिस्टम, इंटिगोमेंटरी का मतलब होता है स्किन, हेयर एंड नेल्स। जितने भी डर्मा रिलेटेड होते हैं वो इंटिगोमेंटरी होता है। उसका काम है प्रोटेक्शन देना, जैसे सन रेज को इंडिगो जैसे ऐसे ही हम धूप में जाएंगे तो स्किन हमको प्रोटेक्ट करता है और मॉइस्चराइज करता है। तो ऐसा स्किन का भी कुछ कॉन्सेप्ट है। और लिम्फेटिक, लिम्फेटिक में लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। लिम्फ में जैसे डिऑक्सीनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है तो वो लिम्फ नोड्स का भी एक मेजर रोल होता है बॉडी में। एंड द बिगेस्ट लिम्फ नोड इन द बॉडी इज कॉल्ड स्प्लीन। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट इन द ह्यूमन बॉडी। उसके बारे में हम पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। और इम्यूनिटी का काम करता है जैसे लिम्फेटिक। एनाटॉमिकल पोजीशंस एंड डायरेक्शंस, स्टैंडिंग अपराइट एंड फेसिंग फॉरवर्ड, आर्म एट द साइड्स, पाम फॉरवर्ड। जब भी आपको कॉलेज में व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशंस अगर पूछेंगे तो सवाल, इसका एक प्योर जवाब होता है कि ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, जैसे स्टैंडिंग अपराइट, फेसिंग फॉरवर्ड, आर्म एट साइड्स, पाम्स फॉरवर्ड। तो जैसे आप इस इमेज को देखेंगे, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है ह्यूमन बॉडी का। मेडिकली आपको फेस फॉरवर्ड रहना चाहिए। और जैसे हैंड्स आप देख रहे हैं, पाम्स फॉरवर्ड रहना चाहिए। और फेसिंग फॉरवर्ड, आर्म्स एट साइड्स। ये आर्म्स जो होता है ना, ये साइड्स हैं। तो इसका पोजीशन ऐसा है। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब ऐसा है, स्टैंडिंग अपराइट। ये इमेज में जो बंदा है स्टैंडिंग अपराइट है, तो इसका एनाटॉमिकल पोजीशन है। और डायरेक्शन टर्म्स, सुपीरियर और इन्फीरियर, अबोव और बिलो। तो बेसिक है। इस टर्मिनोलॉजीज़ को हमको याद रखना है। फॉर एग्जांपल सुपीरियर का मतलब ऊपर की तरफ, जैसे अबोव उसने बताया। और नीचे इन्फीरियर है। सुपीरियर का मतलब अपसाइड एंड इन्फीरियर का मतलब बिलो, नीचे की तरफ। और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सिंपल है। एंटीरियर मतलब सामने की तरफ और पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये डॉर्सल साइड हो गया। जैसे डॉर्सल का मतलब भी पीछे की साइड होता है, पोस्टीरियर भी सेम होता है, तो सेम है ये। और मीडियल और लैटरल, मीडियल और लैटरल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर लेते हैं। मीडियल का मतलब, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इसमें एक मिड लाइन है। इस मिड लाइन में जो भी मिड लाइन के सामने आता है वो मीडियल होता है, और जो भी मिड लाइन से दूर जाता है वो लैटरल होता है। सिंपल है। मीडियल और देखो इधर टूवर्ड्स मिड लाइन और अवे फ्रॉम मिड लाइन बता रहे हैं। तो जो भी टूवर्ड्स द मिड लाइन आता है तो उसको मीडियल कहते हैं। अवे फ्रॉम द मिड लाइन उसको लैटरल कहते हैं। लैटरली, मीडियली, medial to the organ, lateral to the organ, medial to the limb, lateral to the limbs। सो ऐसे सरफेस अनाटमी में बहुत सारा इम्पोर्टेंस होते हैं मीडियल और लैटरल का, और प्रॉक्सिमल और डिस्टल का, और सुपीरियर और इन्फीरियर का भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट होता है। और प्रॉक्सिमल और डिस्टल, नियर फॉर नियर और फार, तो सामने, नज़दीक और दूर। तो जैसे मान लीजिए प्रॉक्सिमल डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मान, इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। एक्सियल बॉडी एंड अपेंडिकुलर बॉडी, ये दो कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। एक्सियल का मतलब ट्रंक, हेड, ये होता है। नेक, ट्रंक और हेड, तो ये पार्ट होता है एक्सियल का मतलब। अपेंडिकुलर मतलब जो बाकी का पार्ट होता है, जैसे लिम्स और बाकी के जो लिम्स, अपर लिम एंड लोअर लिम्स जो होते हैं, तो उसको अपेंडिकुलर कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल से क्या लेना देना।
तो प्रॉक्सिमल का मतलब नियर, नियर टू द ट्रंक। प्रॉक्सिमल मतलब फॉर एग्जांपल ये जो नी है ये ट्रंक से नज़दीक है, फीट से कंपेयर करने पर। तो नी इज़ प्रॉक्सिमल टू द फीट, तो मतलब बॉडी के नज़दीक नी है, उसके बाद डिस्टल लेवल में आपको फीट मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो जो भी बॉडी के नज़दीक ओरिजिन में होता है, कनेक्टेड होता है, वो प्रॉक्सिमल हो गया। जो बॉडी से दूर जाता है उसको डिस्टल हो गया। तो फॉर एग्जांपल इधर देखिए, इधर इमेज में प्रॉक्सिमल हेड जो बॉडी के तरफ कनेक्टेड है, ये लिम्ब कनेक्टेड है इधर पे, तो ओरिजिन है, तो वहाँ पर प्रॉक्सिमल हो गया। और डिस्टल का मतलब फीट नीचे की तरफ जा रहा है, दूर जा रहा है बॉडी से, तो इसको डिस्टल हो गया। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है प्रॉक्सिमल और डिस्टल का। आपको जितना इतना याद रखना है कि आपको एक्सियल लेवल एंड अपेंडिकुलर क्या होता है और एक्सियल क्या होता है, और सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर, और डीप मतलब बहुत ही अंदर, डीप लेवल तक, क्लोज टू द सरफेस। फॉर एग्जांपल स्किन सुपरफिशियल हो गया और डीप इनसाइड द स्किन हो गया, जैसे डर्मिस, एपिडर्मिस, टिश्यू, फेशिया, बहुत ही अंदर तक जाता है ना, इसको डीप बोलते हैं। सो यहाँ पर एक और भी है, क्रैनियल और कॉर्डल। क्रैनियल और कॉर्डल का भी सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक और इमेज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉक्सिमल ऊपर की तरफ, डिस्टल नीचे की तरफ, प्रॉक्सिमल थाई प्रॉक्सिमल हो गया, और ये फीट, टीबिया और डॉर्सल रीजन, क्या बोलते हैं, टार्सल्स का जो भी बोन्स होते हैं, ये सब डिस्टल हो गया। तो मिड लाइन फॉर एग्जांपल, ये जो पार्ट है ये मिड लाइन, मीडियल की तरफ हो गया, और ये मिड लाइन से दूर जा रहा है, इसको लैटरल हो गया। और ऊपर सुपीरियर इज़ हेड एंड इन्फीरियर इज़ फीट एंड लोअर लिम्स। तो ऐसा हम याद रख सकते हैं। और ये लैटरल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू है। आपको वेंट्रल भी बोल सकते हैं, एंटीरियर को वेंट्रल भी कहा जाता है, और पोस्टीरियर को डॉर्सल भी कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और सेफालिक भी बोलते हैं सुपीरियर को, जैसे कॉर्डल भी, जैसे मैंने बताया कॉर्डल भी बोलते हैं। सो कैविटीज़ ऑफ द बॉडी, ये बेसिक नॉलेज का क्लास है सिर्फ, और इतना डीप हम नहीं जाएंगे। ये बेसिक हम याद रखेंगे तो डीप लेवल में हमको यूज़ होगा। सो क्रैनियल कैविटी, क्रैनियल मतलब जो ये हिस्सा होता है, ब्रेन का हिस्सा होता है, स्कल होता है, तो इसको क्रैनियल कहते हैं। कैविटी का मतलब जो भी खाली जगह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये अगर ब्रेन हम क्रैनियम से निकाल देंगे, स्कल से निकाल देंगे, तो जो खाली जगह बचा रहता है उसको कैविटी कहते हैं। जो खाली जगह होता है उसको कैविटी, क्रैनियल कैविटी, ब्रेन। सो ब्रेन का एक क्रैनियल कैविटी होता है, तो वहाँ पर ब्रेन सिचुएटेड होता है, तो इसको क्रैनियल कैविटी। इसी तरह थोरैसिक कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी। थोरैसिक कैविटी जैसे पल्मोनरी रीजन, थोरैसिक में सुपीरियर मीडियास्टर्नम, प्लूरल कैविटी एंड पेरिकार्डियल कैविटी, एंड विद इन द मीडियास्टर्नम जो लंग सिचुएटेड होते हैं वहाँ पर थोरैसिक कैविटी। आप जनरली ऐसा याद रखिए। और डायाफ्राम का मतलब जो ये हिस्सा होता है, डायाफ्राम, आप जो देख रहे हैं ये यहाँ पर डायाफ्राम है। और अब्डोमिनल कैविटी जिसे स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो वहाँ पर अब्डोमिनल कैविटी होता है। क्योंकि अब कैविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको कैविटी, बिना कैविटी के ऑर्गन कहाँ पर सिचुएट रहेगा, तो इसीलिए कैविटीज़ इम्पॉर्टेंट है, स्पेस रहना चाहिए। और पेल्विक कैविटी जैसे ब्लैडर हो गया, टेस्टिस हो गया, और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड रहेंगे।
ये डॉर्सल बॉडी कैविटी जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वर्टिब्रास होते हैं, वर्टिब्रल कैविटी, उसमें डिस्क रहता है, क्योंकि डिस्क के लिए भी कैविटी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। इतना याद रखिए, कैविटी का मतलब खाली स्पेस है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिचुएटेड रहता है। Importance for acupuncture or physiotherapy. So not only for acupuncture and physiotherapy, जैसे मैंने बताया पैरामेडिकल जितने भी कोर्सेस हैं उनके लिए भी एनाटॉमी इम्पॉर्टेंट है बिगिनर लेवल में। तो एनाटॉमी हेल्प्स यू लोकेट मेरिडियंस, मसल्स एंड नर्व्स प्रिसाइजली। सो एक्यूपंक्चरिस्ट के लिए मेरिडियंस एंड मसल्स नर्व्स इम्पॉर्टेंट होता है, तो क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट की जगह अगर नर्व या तो आर्टरी हो या तो कुछ भी हो तो वहाँ पर हम डैमेज नहीं कर सकते, इसीलिए हमको प्रॉपर लोकेशन पता रहना चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड हाउ नीडलिंग और मूवमेंट अफेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। सो नीडलिंग करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, तो इसीलिए इंटरनल ऑर्गन्स को बिना अफेक्ट किए हम नीडलिंग करना चाहिए, तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंट इंजरी एंड इम्प्रूव थेरेपेटिक रिजल्ट्स। बिना इंजरी के हम रिजल्ट्स को कैसे दे सकते हैं पेशेंट्स को, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यह था बेसिक लेक्चर था एनाटॉमी के बारे में बिगिनर्स के लिए। तो इतना आप बेसिक लेवल तक आप दिमाग में रखिए, उसके बाद इंशाल्लाह हम छोटे छोटे टॉपिक लेकर मेरिडियंस में टीसीएम के साथ में मेडिकल रिलेटेड जो भी एनाटॉमी या तो फिजियोलॉजी जो भी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उसको लेकर मैं फॉरवर्ड करूँगा, और एक एक ऑर्गन्स को हम डिस्कस करेंगे और बेसिक एनाटॉमी उसके भी जान लेंगे, और सेल्यूलर लेवल और जितने भी सेल्यूलर लेवल तक आपको कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे फिजियोलॉजी में हमको पढ़ना पड़ता है कि बॉडी फंक्शन कैसे करता है, पर सपोज़ आपको एक्यूपंक्चर नीडलिंग करना है, एक्यूपंक्चर नीडलिंग करने के बाद बॉडी का होम्योस्टेसिस कैसा रहेगा और उसका फंक्शन कैसा रहेगा, ची कैसे सर्कुलेट करेगा और इसके कॉन्सेप्ट क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, तो ये सब कुछ हम डील करेंगे और उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट, अगर मैंने भी कुछ गलती की हो तो कमेंट में आप मेंशन कीजिए, मैं करेक्ट करूँगा। और जो भी टॉपिक आपको चाहिए और आप बता सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं, रिलेटेड टू एक्यूपंक्चर आल्सो हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम मेरिडियन साथ एक्यूपंक्चर जो भी कंटेंट रहेगा, मैं इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर ले लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।